We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. Well, I'd love to avoid the conflict. Iran's going to have to negotiate a little bit tougher, meaning they're going to have to give us some things that they're not willing to give us right now. हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमियत से है। ईरान के जौहरी अफजूकी निज़ाम को निशाना बनाया। तो आज से तकरीबन 3 रोज़ पहले से जो वेस्टर्न प्रेस है उसमें ये ओपिनियन छपना शुरू हो चुकी थी कि जल्द ईरान और इसराइल के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को अटैक कर सकता है। यही बात न्यूयॉर्क टाइम्स 2 दिन पहले कह रहा था कि इसराइल की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज से 1 रोज़ पहले ये कहा कि मिडल ईस्ट में एक बड़ी जंग हो सकती है और बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है। इस सब के बावजूद इस खतरे को रोकने में तो किसी ने रोल प्ले नहीं किया। लेकिन कल रात की अगर हम बात करें जून 13 और ईरानियन लोकल टाइम के मुताबिक रात के 3 बजे इसराइल की तरफ से रीसेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ा हमला ईरान पर लॉन्च कर दिया गया। इस हमले में तकरीबन 200 एयरक्राफ्ट इसराइल के इन्वॉल्व थे। वो टेरिटोरियल स्पेस पर थे, वो कहाँ पर थे ये नहीं मालूम। इसके अलावा 330 म्यूनिशंस की इसराइल बात करता है और कहता है कि 100 टारगेट्स को हमने हिट किया, जिसमें एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डैमेज भी इन्फ्लिक्ट किया गया। अब तक की जो डिटेल सामने आई है अगर हम उसकी बात करें तो इसराइल का पहला स्टांस तो यही रहा कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, यानी कि इससे पहले कि ईरान हमें अटैक करता हमने ईरान को अटैक किया। और इसमें जो ख़तरनाक बात है वो ये थी कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की साइट्स थीं जहाँ पर जौहरी मवाद मौजूद था, इसराइल ने इस बार उसको भी नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी अटैक कर दिए। ये कतई नज़र इस बात से कि उससे प्रोलिफरेशन हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, या न्यूक्लियर लीकेज का ख़तरा था या नहीं था। तो पहला जो सिग्निफिकेंट टारगेट था वो तेहरान, यानी कि जो कैपिटल है, जो दारुल खिलाफा ईरान का, वो था। और वहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को उन्होंने हिट किया। शरारा डिस्ट्रिक्ट को हिट किया जो कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। बिल्डिंग्स गिरी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, डैमेज दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा नतान्स की जो न्यूक्लियर साइट है जहाँ पर ईरान की एक प्रिंसिपल यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी मौजूद है, उसको अटैक कर दिया। सही है। और इसके अलावा इस पर कमेंट करते हुए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी है IAEA, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि रेडिएशन इंक्रीज़ नहीं हुई, यानी कि न्यूक्लियर लीकेज यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हो रही, बट द थ्रेट वाज देयर बिकॉज इसराइल डायरेक्टली उसको हिट कर रहा था। इसके अलावा तबरेज़ में तकरीबन 2 मिलिट्री बेसिस को इसराइल की तरफ से उड़ाया गया है। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद था जहाँ पर उस पर अटैक किया। अस्फहान की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की कोशिश हुई, लेकिन वो इतना इंपैक्टफुल साबित नहीं हुआ। इसके अलावा किरमानशाह, शिराज और मुख्तलिफ और टारगेट्स हैं जिनको इसराइल की तरफ से टारगेट किया गया। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की अगर हमने बात की तो नतान्स के अलावा खुंदाब की फैसिलिटी है और इसके अलावा खुरमाबाद की फैसिलिटी है। ये 3 जगहों पर जौहरी मटीरियल मौजूद था, न्यूक्लियर मटीरियल मौजूद था जहाँ इसराइल ने अटैक किया। और डैमेज जो था वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा, बल्कि जो टॉप ब्रास थी, यानी कि किसी भी मुल्क की जो दिफाई लाइन होती है पहली, वो उसकी फ़ौज के सिपाही तो होते ही हैं, लेकिन वो सिपाही ऑर्डर किससे लेते हैं? मिलिट्री की टॉप ब्रास से लेते हैं। तो इसराइल ने इन अटैक्स में मिलिट्री की सारी तकरीबन इंपॉर्टेंट जो टॉप ब्रास थी उसी को उड़ा के रख दिया। इसी तरह जिस तरह यौम किपुर वॉर में या 20वीं सेंचुरी में जो 2-3 जंगें मिडल ईस्ट में हुई थी, पूरी एयरफोर्स इसराइल ने वाइप आउट कर दी थी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की। यहाँ पर भी यही हुआ। जो मेजर डेथ्स हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं ईरानियन मिलिट्री की, उसमें सबसे टॉप पे हैं जी मेजर जनरल हुसैन सलामी साहब, जो कि IRGC के कमांडर थे, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान का, जो फ़ौज है ईरान की, उनको असैसिनेट कर दिया गया इन हमलों में। इसके अलावा मोहम्मद बागेरी, ये भी फ़ौज के कमांडर हैं और चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं आर्मी का चीफ़ ऑफ स्टाफ, और IRGC का कमांडर जो पर्सनल गार्ड है ईरानियन रेजिम का, उसका कमांडर भी असैसिनेट कर दिया। इसके अलावा मेजर जनरल गुलाम अली राशिद को टारगेट किया गया, जो कि सेंट्रल हेडक्वार्टर को हेड करते हैं, फ़ौज का सेंट्रल हेडक्वार्टर हेड करते हैं, उनको भी असैसिनेट कर दिया। इसके अलावा जो दूसरे प्रोमिनेंट नाम हैं उनमें अली शमखानी हैं और अमीर अली हाजी ज़ादे का जो नाम है ये भी इसमें शामिल है, जो कि एयरफोर्स के हेड थे। सही है। और सिर्फ मिलिट्री कैजुअल्टीज़ की बात नहीं हो रही, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी कि जौहरी हथियार डेवलप करने के प्रोग्राम पे टॉप के साइंसदान मौजूद थे, 6 के 6 को इसराइल ने एलिमिनेट कर दिया, उन्हें भी मार दिया। और इतनी ज़्यादा प्रेसिजन के साथ स्ट्राइक्स की हैं कि अक्सर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उसमें इस नौयत के हमले किए हैं कि सिर्फ एक बेडरूम को अटैक किया जहाँ पर इनमें से कोई पर्सनैलिटी मौजूद थी रात के वक्त, जो कि नींद पूरी कर रहे थे अपनी। अगर आपको याद हो तो कासिम सुलेमानी को भी जब असैसिनेट किया था इसराइल ने, तो वो इतनी प्रेसिजन के साथ हुआ था और उस वक्त कहा जा रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाली ये दुनिया की पहली पॉलिटिकल असैसिनेशन है जिसमें कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि एक खड़ी गाड़ी के ऊपर एक गन मौजूद थी और उस फिक्स्ड गन से पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर साथ उनकी बीवी बैठी हुई थी जिनको कुछ भी नहीं हुआ, एंड कासिम सुलेमानी कुड नॉट सर्वाइव दी अटैक। तो ये सूरत हाल है जनाब के आपका एयर चीफ असैसिनेट हो गया, आपका सेंट्रल हेडक्वार्टर का हेड असैसिनेट हो गया, IRGC का कमांडर असैसिनेट हो गया, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्मी असैसिनेट हो गया, 6 न्यूक्लियर टॉप साइंटिस्ट असैसिनेट हो गए। तो इसराइल ने ये जो हरकत की है, इसमें इंटरनेशनल लॉ के आर्गूमेंट्स, इसमें मॉरल आर्गूमेंट्स में बाद में आता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस्टेब्लिश क्या करने की कोशिश की गई है। इस्टेब्लिश ये करने की कोशिश की गई है दैट वी नो हु योर टॉप मैन आर, वी नो दैट हुम मैटर्स इन द एंडेवर ऑफ डेवलपिंग न्यूक्लियर आर्म्स, और हमें ये मालूम है कि कौन से ये जो टारगेट्स हैं ये कहाँ पर किस वक्त मौजूद हैं, और हम किसी भी वक्त आके किसी भी जगह पे इन लोगों की जान ले सकते हैं। सो दिस हैज़ बीन इस्टेब्लिश बाय इसराइल इन दिस वेरी अटैक। और इसके अलावा जो रिस्पॉन्सेज हैं इस अटैक के, उसकी अगर मैं बात करूँ तो जो ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स एंटिसिपेट किया जाना था वो क्या था कि जब इसराइली तैयारे या उनके मिसाइल एयरबॉर्न होंगे, एयर स्पेस के ऊपर आएंगे, तो उनको ईरानियन डिफेंस सिस्टम भी अटैक करेगा। अब ईरानियन एयर सुपीरियॉरिटी तो इतनी है नहीं इसराइल के ऊपर, उसकी वजह यह है कि उनके पास वही रशियन सुखोई और वही मिग्स मौजूद हैं जो रूस का पुराना इक्विपमेंट है।
तो वो F-35 अमेरिकन स्टेल्थ से लड़ तो नहीं सकते, लेकिन जो उनकी एंटी एयरक्राफ्ट और इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ हैं उसको किस तरह न्यूट्रलाइज़ किया इसराइल ने। इस तरह किया कि इसराइल की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है कि तेहरान के बिल्कुल करीब एक सीक्रेट लोकेशन पे हमारे पास एक ड्रोन बेस मौजूद है। तो अब आप इसको सिर्फ अगर टैक्टिकल लेंस से देखें इस सारे ऑपरेशन को, तो इसमें जो टैक्टिकल सुपीरियॉरिटी थी वो कैसे की कि तेहरान के बिल्कुल करीब एक ड्रोन बेस है जहाँ से ड्रोन उड़ते हैं, और ड्रोन उड़ने के बाद सबसे पहले जो सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर है ना ईरान के, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। यानी कि जब इसराइली तैयारे ईरान की एयर स्पेस में अगर दाखिल हुए तो अगर वो आते हैं और अगर इसराइल के जो मिसाइल सिस्टम है सारा, उसमें से जो मिसाइल्स एंटर होते हैं ईरानियन स्पेस में, उनको कहीं इसराइल टारगेट होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको ये करना पड़ेगा कि पहले इन लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दो। तो ड्रोन्स आते हैं पहली वेव ऑफ अटैक से पहले ड्रोन आता है और वो आके तमाम जो लॉन्चर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, और जब वो डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपनी, उसके बाद में आते हैं एयरक्राफ्ट के अटैक्स और मिसाइल अटैक्स। सो दिस इज़ द टैक्टिकल सुपीरियॉरिटी दैट इजराइल हैज़ असर्टेड। और इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले तो ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कैसे, तो ये सूरत हाल जो दरपेश है जिसमें अब कहा जा रहा है कि एक फुल स्केल वॉर से कम तो कुछ भी नहीं है ना, कि एक फॉरेन कंट्री की पूरी फौज के सबराहान को ही आपने वाइप आउट कर दिया। सो यू हैव आस्क्ड फॉर अ फुल स्केल टोटल वॉर, ठीक है। उस कंडीशन में हुई ये वॉर जब नेगोशिएशंस चल रही थी अमेरिका और ईरान की एक न्यूक्लियर डील के हवाले से। 5 राउंड हो चुके थे, 6ठा राउंड भी अभी होना था। अब से कुछ रोज़ पहले एक पेरिस में हुआ, उससे पहले जो टॉक्स हुई वो ओमान के अंदर हुई। और अब आपका सवाल ये होगा कि ये सारी सूरत हाल स्नैच पे पहुंची किस तरह। पिछले साल भी इस तरह के वाक़यात हुए थे जब एक मैसिव बराज इसराइल की तरफ लॉन्च किया था ईरान ने ड्रोन्स का और मिसाइल्स का, जिसको किसी हद तक इंटरसेप्ट किया आयरन डोम ने, किसी हद तक डैमेजेस भी हुए थे। इस मरतबा ये सूरत हाल यहाँ इसीलिए पहुंची जनाब कि 2015 में एक मुआहदा होता है, जॉइंट कॉपरेशन प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, बराक ओबामा सुपरवाइज कर रहे थे उसको, और उसके तहत जो सिग्नेचर कर दिए गए उस मुआहदे के ऊपर, उसमें ईरान ने अग्री किया था कि हम 3.6% से नीचे यूरेनियम को इनरिच करेंगे, 3.6% से नीचे। अब होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं और 2018 में वो आके अमेरिका को ईरान न्यूक्लियर डील से निकाल लेते हैं और दोबारा से वो सैंक्शन लगा देते हैं ईरान पे, मजीद हार्श किस्म की। इससे पहले भी सैंक्शंस मौजूद थी जिनको कम करने के लिए, नरम करने के लिए ईरान मुआहदा करने पे आमादगी जाहिर कर रहा था। वो और बात है कि दुनिया भर की इंडिपेंडेंट एजेंसीज़, इसराइल, अमेरिका, सारे ये डाउट कर रहे थे कि मुआहदा साइन करने के बावजूद ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करेगा। तो ट्रस्ट डेफिसिट अपनी जगह, लेकिन ट्रंप ने आके उसको मजीद बढ़ा दिया और सैंक्शंस और लगा दी। तो एक तरफ से मुआहदा अमेरिका की तरफ से विड्रॉ हुआ, दूसरी तरफ से ईरान ने भी कहा कि ठीक है ऐसे तो फिर ऐसी सही, उन्होंने भी एनरिचमेंट में इजाफा करना शुरू कर दिया। और कि जो रीसेंट रिपोर्ट्स थी वो ये कहती हैं कि एक तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से ये कहा गया कि ईरान कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो सीक्रेट जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनका दौरा भी नहीं करवाता एजेंसी को। साथ साथ ये कि जो डिस्क्लोज करना होता है न्यूक्लियर मटेरियल, उसमें भी ईरान कोऑपरेट नहीं कर रहा और अनडिक्लेयर्ड लोकेशंस पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो इसलिए हम डाउट करते हैं कि यहाँ हो रही है एनरिचमेंट। और इसके बाद इसराइल, अमेरिका और बहुत सी रिसर्चेस के मुताबिक ये कहा गया कि ईरान का जो एनरिचमेंट पोटेंशियल है वो 60% तक पहुंच गया। तो साइन कहाँ तक हुआ था मुआहदा? 3.6% तक। और मार्को रूबियो ने रिसेंटली कहा कि वंस यू गो बियॉन्ड 3.6 तो फिर 20, 40 और 60 करने में सिर्फ चंद हफ्ते लगते हैं। तो तमाम रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं कि 60% तक कैपेबिलिटी एनरिचमेंट की आ चुकी है ईरान के पास, जिसका मतलब यह है कि दे आर जस्ट 1 स्टेप बिहाइंड अटेनिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, कि वो सिर्फ एक कदम पीछे हैं जौहरी सलाहियत हासिल करने से। एंड दैट्स वाई अमेरिका एंड इसराइल आर पैनिकिंग। उनको ये लग रहा है कि अगर इनके पास जौहरी हथियार आ गए तो जिस तरह खुल के धमकियां दी जाती हैं कि सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे इसराइल को, मर्ग बर अमेरिका के नारे हर जुमे के खुतबे के बाद लगते हैं वहाँ पे, तो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर अगर टैक्टिकल न्यूक्स रख के इन्होंने हमारी सरजमीन पे कल को हमले कर दिए तो हम क्या करेंगे? ये वो मुल्क सोच रहे हैं जिन्होंने आधी दुनिया पे हमला किया हुआ है। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और अमेरिका का पोस्टर चाइल्ड जो है इसराइल, उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज के दौर में शायद सबसे बड़ी अग्रेसर स्टेट दुनिया में इस पॉइंट पे कोई है तो वो इसराइली है, जो कि खुल के आके आपकी सारी मिलिट्री टॉप ब्रास को उड़ा के चली जाती है और कहती है वी हैड टू डू दिस। हम तो एंटिसिपेट कर रहे थे इसलिए हमें मारना ही पड़ा। और यूएन जो है वो आराम से सो रहा होता है, उसकी वजह है कि यूएन को मालूम है कि पीछे बड़े पाइन बैठे हुए हैं। अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है। तो इसराइल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को एक थ्रेट परसीव करता है, इसीलिए उसने ये हमले करना शुरू किए, ठीक है। और इस मरतबा की जो अमेरिका की रेजिम है डोनाल्ड ट्रंप की, अनलाइक द बराक ओबामा रेजिम, वो कहते हैं कि कोई एनरिचमेंट नहीं होगी, पीसफुल पर्पसेस के लिए भी नहीं होगी। हालांकि ओबामा को पीसफुल पर्पसेस वाली एनरिचमेंट से मसला नहीं था। ट्रंप साफ फरमाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी नौयत की एनरिचमेंट करें। और ट्रंप का जो रिस्पॉन्स है, जो कि एब्सर्ड तरीन है, जो मैं हमेशा कहता हूँ क्लाउन इन द ऑफिस, तो उसका रिस्पांस क्या कहता है जनाब? उसका रिस्पांस ये कहता है कि हमने तो आपको पहले ही बताया था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं और उसमें वो लिखते हैं कि पिछले 60 दिनों से हम डील करने की आपसे कोशिश कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मानी है, फेस करो इसको। इम्प्लाइड मीनिंग ये लिटरल नहीं है, ठीक है। और अमेरिका कहता है कि हमें कोई इन्वॉल्वमेंट का इल्ज़ाम हमारे ऊपर ना लगाया जाए इस हमले का। तो अमेरिका से सवाल ये है कि ये 2 दिन पहले आपको ख्वाब आ गई थी कि इसराइल करने वाला है ये सारा कुछ, या जो अमेरिका और यूरोप की सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके प्रिसीजन स्ट्राइक्स करता है इसराइल, वो कौन देता है उनको? अगर आप कह रहे हैं हमारी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इस सारे मामले में, ईरान ने भी आपको आगे से एक्यूज़ तो यही किया है ना कि ये जो हमला हमारे ऊपर हुआ है इसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती ही अमेरिका के ऊपर है, क्योंकि उसने ऑथराइज़ किया है, विच इज़ ट्रू। ये पॉसिबल नहीं है कि ईरान सिर्फ इसलिए ये हमले बर्दाश्त कर रहा है कि इसराइल ने इंडिपेंडेंट एक्शन ले लिया। कहाँ से लेना है? F-35 यूज़ हो रहे हैं, इक्विपमेंट सारा अमेरिकी है, सैटेलाइट सारी अमेरिकी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग सारी अमेरिकी है, तो फिर पीछे बचा क्या उसके बाद में? नथिंग। तो ट्रंप बाद में ये कहता है कि 60 दिन से हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान मस्ट डील नाउ टू अवॉइड फर्दर डिस्ट्रक्शन। अगर मजीद बर्बादी से बचना, डील करो, बैठो हमारे साथ। और फिर क्या कहता है कि डू इट बिफोर इट्स टू लेट, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आप मजीद बर्बाद हो जाएं और पूरी रजीम को ही हम उड़ा के रख दें, डील कर लो हमारे साथ। तो
आगे से क्या कहा जाता है कि ट्रंप ये भी कहता है कि अमेरिकन इक्विपमेंट दुनिया का सबसे लीगल मिलिट्री इक्विपमेंट है, सबसे खतरनाक मिलिट्री इक्विपमेंट है, वेस्टर्न इक्विपमेंट। वो और बात है कि वो चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स ने जो करना था वो अभी पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया ने देखा है, लेकिन फिर भी ट्रंप चूंकि अपने नार्सिसिज्म में है तो वो कह रहा है कि इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। तो वो कहता है कि इसीलिए चूंकि सबसे लीगल टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास है जो इसराइली हैं, जो उसको चलाना भी जानते हैं, दैट्स वाई ईरान हैज़ टू स्टॉप नाउ। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसको जब अलार्मिंग इंटेलिजेंस कोट अनकोट मिली थी 9 मई की रात को इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में, तो फ़ोन कर करके जंग रुकवा रहा था। लेकिन यहाँ पे जब ये अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिलती है कि जनाब नतान्ज में, कि जनाब खोंदाबाद में या खुरमाबाद में न्यूक्लियर साइट्स पे हमले हो रहे हैं, तो ट्रंप का रिस्पांस क्या है? ईरान को मना तो किया था हमने, नहीं माने तो अब ऐसे ही होगा। ये लेसन आपको क्या बताता है? ये बताता है, वो नीचे का एक कोट भी है, नेचर डज नॉट पनिश द ईवल, इट पनिशेस द वीक। कुदरत जो है वो बुराई के खिलाफ एक्शन नहीं लेती, कमज़ोरी के खिलाफ लेती है। मैं ये कहूँगा इंटरनेशनल सिस्टम डज नॉट पनिश द ईवल, इट पनिशेस द वीक। क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि इजराइल निहत्ते सिविलियंस के ऊपर दिन रात बम गिरा के उनके बच्चों के गले काट रहा है, अस्पतालों को बॉम्ब कर रहा है। नोबडी बैट्स एन आई ऑन दिस। और एक तरफ जो इन सिविलियंस के मरने वाले ममालिक हैं उनसे कोई सॉलिडारिटी होती भी नहीं है। मैं फॉक्स न्यूज़ देख रहा था इस सारे इशू के ऊपर, फॉक्स के ऊपर बैठ के एंकर्स क्या कह रहे हैं, इजरायली सिटीजंस आर सो नर्वस राइट नाउ, दे हैव सीन सो मच इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। कि इजराइल के शहरी तो बहुत डिप्रेशन बर्दाश्त कर चुके हैं कि कहीं हम जब पूरी मिलिट्री ब्रास को उड़ाएं ईरान की तो आगे से हम पे हमला ना हो जाए। ये डिप्रेशन है इजराइलीज़ को। पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होगी जिसके पास ताकत है भाई। आज का इंटरनेशनल सिस्टम चीख चीख कर ये बोल रहा है कि अपने आप को बचाना है तो अटेन पावर। पाकिस्तान इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट में भी यही बात सब्सटेंशिएट हुई। अब ईरान ने अपील की है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से फिल फॉर इजलास बुलाने की। अब ईरान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके कहेगा कि जनाब ये गलत हो रहा है, वॉर क्राइम हो रहे हैं, लेकिन कौन सुनेगा उनकी बात जब सैंक्शन लगी हुई है और करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, एक्सपोर्ट्स आपकी सिफर है। कोई बात नहीं सुनेगा। कि पाकिस्तान भी अगर डिप्लोमेटिक रूट लेता खाली और दुनिया से अपीलें करता रहम की मेहरबानी करें, रोकें मोदी सरकार को, कुछ भी नहीं था होना। ये सारा कुछ किससे हुआ? J-10C से JF-17 से हुआ भाई। यहाँ भी यही होना था। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एथिकल नैरेटिव और स्टैंड पॉइंट से आजकल नहीं आता, ताकत से आता है सिर्फ। और चूंकि ईरान की एयर सुपीरियॉरिटी इंटेलिजेंस फेलियर इतने टेरेबल हैं कि उसमें फिर आप क्या कह सकते हैं कि किस वजह से आपको इंसाफ दिया जाए। जब बैलेंस ऑफ पावर होता है और रिटेलिएशन में रिस्पांस आने का खौफ होता है तब मुल्क रुकते हैं। यही इजराइल जो कहा करता था पहले रोज़ से कि हम पाकिस्तान को डिसआर्म कर देंगे, क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज दे नो दैट देयर कुड बी अ रिस्पांस एज वेल। 31 जुलाई 2024 को इस्माइल हानिया जो कि ईरान में मौजूद होता है, टैक्टिकल और बड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक करके उसको उड़ा देते हैं। आपकी सारी फौज ईरान की जो है, या फिर IRGC के लोग, या खुमैनी के आसपास फिरने वाले सहाफ़ी तक, एक फ्रेंच जर्नलिस्ट भी थी पहले जो इसराइल की एजेंट निकल आई थी, सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। दुनिया की सबसे टेरेबल इंटेलिजेंस मेरा ख्याल है ईरानी इंटेलिजेंस है, जिनके आधे अपने रैंक्स जो हैं वो इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारी जो हमने ये जंग देखी है ये दरअसल एक टेरेबल इंटेलिजेंस फेलियर है ईरान का, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया कह रही थी हमला होने वाला है, फिर भी कुछ नहीं कर सके। सही है। अब इसमें रिस्पॉन्सेस की अगर मैं दीगर रिस्पॉन्सेस की बात करूं तो एक तरफ अमेरिका के अंदर से डेमोक्रेट्स की उठने वाली आवाज़ें हैं जो वो कह रही हैं कि बहुत गलत हुआ है, वो क्रिटिसिज्म कर रही हैं इसराइल के ऊपर। लेकिन ट्रंप के जो पार्टी सेनेटर्स हैं, फॉर इंस्टेंस लिंडसे ग्राहम की मैं बात करता हूँ, क्या कहा? गेम ऑन, प्रे फॉर इसराइल। दुनिया जब एक ब्रिंक पे खड़ी हुई है इतनी बड़ी जंग के, तो वो चीयर लीडर बने हुए हैं। हालांकि अभी ये जो टॉक सारी हो रही थी इससे लोगों को उम्मीद ये थी कि कुछ सेटलमेंट हो जाएगी, बट असल इशू ये है कि नेतन्याहू हैज़ टू प्ले टू द लोकल ऑडियंसेस। सियासी तौर पे वो निहायत कमज़ोर स्टेज पर, अपोजिशन तगड़ी होती जा रही है, लास्ट इलेक्शन मार के जीता है। तो अब उसको मालूम है कि अगर तो ईरान ने डील कर ली किसी भी टर्म्स के ऊपर, तो फिर इसके बाद उसने वोट कैसे लेना है और बेचना क्या है अपने अवाम को। ये बहुत बड़ा मसला आज की पॉपुलिस्ट वर्ल्ड के अंदर तमाम पॉपुलिस्ट को दरपेश है कि दरअसल अब इलेक्शन में डोमिनेट करने के लिए उनको वेपनाइज किस्म के नैरेटिव्स चाहिए, जो अगर नहीं होंगे तो पॉपुलैरिटी खत्म, आप हुकूमत से निकल जाओगे। इसीलिए वो उसके लिए पूरी दुनिया के पीस से खेल रहे हैं, पूरी दुनिया के पीस से खेल रहे हैं। चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो इंडिया का जो एक्सपीरियंस हमने देखा वो हो, या इसराइल का एक्सपीरियंस हो, हर जगह एक ही चीज़ आपको दिखाई देगी। इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि NPT का सिग्नेटरी है ईरान, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी उन्होंने साइन किया हुआ है। उसके बावजूद दे वांट टू पुश फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि इसराइल समझता है कि अगर उन्होंने अटेन कर लिया तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। पाकिस्तान का जो मिसाल है न्यूक्लियर पावर अटेन करने का, वो तो इतनी क्या कहना चाहिए मैकियावेलियन और कनिंग किस्म की मूव थी कि एक तरफ जब अमेरिका डीपली इन्वेस्टेड था कोल्ड वॉर में और उसे पाकिस्तान की अशद ज़रूरत दरपेश थी कोल्ड वॉर, अफगान वॉर के अंदर, उस वक्त पाकिस्तान ने अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया ज़िया-उल-हक के दौर में, और बाद में टेस्ट तो काफ़ी लेट किया। लेकिन ये सबको मालूम है कि मिड-80s में हमने अपना निज़ाम तैयार कर लिया था, एंड अमेरिका समहाउ न्यू दैट एज वेल, बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज उस वक्त भी अगर पाकिस्तान को छेड़ते तो हम कहते कि आओ फिर लड़ो रूस से अफगानिस्तान में। तो हम तो इस तरह बच गए भाई, निकल गए वहाँ से। लेकिन यहाँ पर ये होना कि अब ईरान जो है वो न्यूक टेस्ट करता फिर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी इतना फेल्ड डिप्लोमेटिक अप्रोच ली जाती है, धमकियाँ देना, रिटॉरिक बेचना, आवाम से नारे लगवाना दिन रात, अमेरिका को मार देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। डायरेक्टली एंटेगनाइजेशन करनी ही नहीं चाहिए डिप्लोमेटिक अफेयर्स में। मैं आज की बात नहीं कर रहा, अब तो जंग लग गई है ना भाई। मैं बात कर रहा हूँ ईरानियन रेवोल्यूशन से लेकर अब तक की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि उससे इस रजीम ने एक आम ईरानी को क्या दिया है। ना वहाँ ख़वातीन के पास कोई राइट्स हैं, ठीक है, मोरालिटी पुलिस से कोड़े वो खा रही हैं, पैरों के नीचे से तेल गुजर रहा है, उसके बावजूद इतनी गुर्बत है, करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, सैंक्शन लगवा ली हैं सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकल जील के अंदर। रियलिज्म को कभी परसू नहीं किया। इवन पाकिस्तान जो कि किसी हद तक हमेशा अपनी स्टेट पॉलिसी में आइडियोलॉजी को इंटीग्रेट कर लेता है, मिला लेता है, उसमें शामिल कर लेता है, उसकी भी अगर आप फॉरेन पॉलिसी को कंपेयर करेंगे ना ईरान से, तो 100 गुना ज़्यादा रियलिस्टिक निकलेगी। चाहे वो अफगान वॉर में देख लें आप, या नेटो के एलाई बनने की पॉलिसी देख लें, सीटो सेंटो साइन करने की पॉलिसी देख लें, इतने पुशबैक और इतने ब्लोबैक हमने उस पॉलिसी के फेस किए हैं, लेकिन चंद उसके टेक अवेज भी थे।
कि सारे वेस्टर्न हेमिस्फेयर को हमने ये नहीं बताया कि हमने तो आपको हमारी पैदाइश ही आपको मारने के लिए हुई है। दैट्स वाई दे आर समहाउ फाइन विद अस। IMF भी हमसे डील कर लेता है, वर्ल्ड बैंक भी डील कर लेता है हमसे, और इसके अलावा हमसे तालिबान भी डील कर लिया करते थे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टेटिंग दी ऑब्वियस, और उससे क्या मिला? सिफर, कुछ भी नहीं, सिर्फ जाने गई। ईरान ने रिस्पांस में 100 ड्रोन मारे, सारे इंटरसेप्ट हो गए। इसराइली मीडिया और इसके अलावा चैनल 12 ये क्लेम कर रहा है कि सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस के ऊपर हमने ड्रोन न्यूट्रलाइज़ किए हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो सकता है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। जॉर्डन की एयर स्पेस के ऊपर ईरान के ड्रोन जो हैं वो इंटरसेप्ट हो रहे हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए भी एक पैगाम है कि जो आपकी डिलूजन थी ना कि सारी दुनिया में एक कौम की तरह हम लड़ेंगे, यहाँ नहीं हो रहा। ये जॉर्डन हो, सऊदी अरेबिया हो, सब जो है वो किसी और कैंप में दिखाई दे रहे हैं। और खुमैनी साहब ने कहा इसराइल विल नॉट एस्केप द पनिशमेंट बट वी नो दैट दे कांट डू मच अबाउट इट। अटैक आगे से एंटिसिपेटेड है ईरान, और इसके अलावा यूएस को भी वो एक्यूज़ कर रहे हैं। UNSC का सेशन उन्होंने बुला लिया है, लेकिन ये कहना कि ये सारा कुछ होने के बाद बहुत आसानी से स्कोर सेटल हो जाएगा, इसराइल ये सब कुछ दोबारा नहीं करेगा, गलत होगा। क्योंकि इसराइल की जो करंट रेजिम है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेइंग टू द गैलरी वाली पॉलिसी को लेकर चल रही है। और साथ साथ ये है कि इंटरनेशनल ऑर्डर कंप्लीटली कोलैप्स हो रहा है, दुनिया जंगी माहौल की तरफ बढ़ती जा रही है, और हर मुल्क को पता चल गया कि मैंने अपने आप को खुद बचाना है। देयर इज़ नो इंटरनेशनल गवर्नमेंट, UN वोंट डू एनीथिंग, UNSC वोंट डू एनीथिंग। वो जो घटिया तरीन कोड जो हर LLB में पढ़ाया जाता है, जॉन ऑस्टिन जो कि लीगल थेरिस्ट था, लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरेन, कानून उसका है जिसके पास ताकत है, यहाँ भी वही है। तो अगर मॉडर्न नेशन स्टेट्स ने कुछ सीखना है वो ये है कि डिप्लोमेटिकली उनको कनिंग होना पड़ेगा। जहाँ तक मामला है ईरान का और जहाँ तक मामला है इसराइल का, तो वो गाज़ा से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि प्रेशर आ रहा था उनके ऊपर कि वो जेनोसाइड कर रहे हैं। लेकिन दे शुड रिमेंबर दैट नेवर स्क्वीज द एनिमी कंप्लीटली। ये आर्ट ऑफ वॉर सुन त्जू का प्रिंसिपल है कि अपने दुश्मन को हमेशा निकलने के लिए भी एक रास्ता दो। अगर आप दुश्मन के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ोगे कि या वो मारा जाएगा या हमें मार दे, देन ही विल कम आउट एज द मोस्ट वायलेंट। ईरान is being pushed to the corner by America, its allies, the Western Hemisphere, EU, above all, Israel, and the consequences are going to be dangerous. Thank you.